वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सिविक्स का सबक नंबर 15 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी ताकि इस चैप्टर का आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकें। फिर इसके बाद मैं आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर की एग्ज़ाम के लिए आपकी 100% तैयारी होगी। तो सबक नंबर 15 है, हुकूमत क्या है, यानी कि सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है। आप इस चैप्टर में यही बात जानेंगे। तो सवाल नंबर 1 भी यही है कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप लफ्ज़ हुकूमत से क्या समझते हैं और ऐसे 5 तरीके बताने हैं जो कि आपके ख़याल में जिनके ज़रिए हुकूमत आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालती है। तो पहले ध्यान से समझेंगे सरकार क्या है, हुकूमत क्या है। तो सरकार एक ऐसा इदारा है जो आवाम की ख्वाहिशात, आवाम की ज़रूरत को कानून की नज़र में रहकर पूरा करती है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए, हिफाजत के लिए काम करती है। तो ऐसा इदारा हुकूमत कहलाती है जो कानून की नज़र में रहते हुए आवाम की भलाई के काम करे। तो एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे, हुकूमत से मुराद एक ऐसे इदारे से है जो आवाम की ख्वाहिशात को कानून के दायरे में पूरा करती है और अवामी फलाह यानी कि आवाम के फ़ायदे के प्रोग्राम बनाकर उन्हें नाफिज करती है यानी कि लागू करती है। अब 5 तरीके मंदरजा झेल हैं जिनका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सरकार डालती है। हुकूमत तमाम समाजी मसाइल के लिए अमली कदम उठाती है, यानी कि सरकार तमाम समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए कदम उठाती है, कर दिखाती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व। जैसे कि कभी बाढ़, तूफ़ान या ज़लज़ला वगैरह आ जाता है तो ऐसी हालत में सरकार ही तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, मदद करती है, राहत और बचाव का काम करती है और आवाम की खिदमत का इंतज़ाम चलाने का काम करती है। मुल्क की हिफाजत करती है, गैर मुल्की ताकतों के साथ पुरअमन ताल्लुकात क़याम करती है, जैसे कि मोदी जी अलग अलग देशों में जाकर अपने ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं। कुदरती आफत की सूरत में आवाम की मदद करती है, आवाम यानी कि लोगों की, जनता की। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए भी काम करती है, सेफ्टी के लिए आर्मी वगैरह, नेवी वगैरह इन सब का पुख्ता इंतज़ाम करती है सरकार। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे, आपके ख़याल में हुकूमत को हर एक के लिए कानून की शक्ल में कवायद ज़ाब्ता बनाने की ज़रूरत क्यों आती है। यानी कि इस सवाल में पूछा गया है कि आपके ख़याल में सरकार को हर एक के लिए कानून की शक्ल में, यानी कि कानून, कायदे, फ़र्ज़, कानून और कायदों की, रूल्स की क्यों ज़रूरत होती है। समझ में आया कि आपके ख़याल में हुकूमत को हर इंसान के लिए कायदे और कानून लागू करना क्यों ज़रूरी होता है। तो 1 अरब से ज़्यादा आबादी को मुनज़्ज़म करने और फ़राइज़ को समझने और फ़राइज़ को ठीक काम करने, गलत कामों से बचने के हालात को पैदा करने के लिए ही मुल्क के सभी लोगों के ज़रिए इन पर अमल करने के लिए असूल और कायदे बनाए जाते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी को सही ढंग से चलाने के लिए, उन लोगों को उनके फ़राइज़ समझाने के लिए, गलत कामों से रोकने के लिए, अच्छे हालात पैदा करने के लिए, सभी लोगों के ज़रिए इन पर अमल करने के लिए असूल और कायदे कानून बनाए जाते हैं। हमारे मुल्क की पार्लियामेंट इन असूलों और कवानीन को बनाने वाला मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। ठीक, हमारे मुल्क की जो पार्लियामेंट है इन सभी असूलों और कवानीन को बनाने वाला मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। अब किसी जमहूरी हुकूमत की 2 लाज़मी खसूसियात बताना है। जमहूरी हुकूमत का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का होना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि 18 साल की उम्र के जितने भी बड़े बच्चे हैं जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनको वोट डालने का हक है और वो अपनी मर्ज़ी से अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई बादशाहत नहीं करता है। जनता के ज़रिए चुने गए जो प्रधानमंत्री होते हैं वही जमहूरियत वाली हुकूमत कहलाती है। तो किसी जमहूरी हुकूमत की 2 लाज़मी खसूसियतें बयान करो।
जमहूरी हुकूमत में अवाम की हिस्सेदारी बेहद ज़रूरी होती है, अवाम का शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है, जब वो जमहूरी हुकूमत कहलाएगी। अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक ही काम करने चाहिए जमहूरी हुकूमत के अंदर, यानी कि उन पर तानाशाही नहीं करनी चाहिए, नाजायज़ पाबंदियाँ वगैरह लगाई नहीं जानी चाहिए। अगर लगाई जाएंगी तो वो जमहूरियत तो नहीं रह जाएगी। मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है कि अवाम को उनकी मनमानी करने के लिए सारी की सारी परमिशंस दे दी जाए, यानी कि जिस तरह से दूसरे लोगों का नुकसान ना हो और सभी लोग खुशी खुशी रह सकें, वो सभी काम करने की आज़ादी दिया जाना ही जमहूरियत के अंदर शामिल होता है। सवाल नंबर 4 को ध्यान से सुनेंगे। ख्वातीन के लिए हक राय दहिंदगी यानी कि वोट डालने के अधिकार की तहरीक क्या थी, इसका नतीजा क्या निकला था? ये वोट देने के हक के लिए एक तहरीक थी। पहली आलमी जंग यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया के सभी ममालिक के लोग मैदान जंग में थे, इसलिए मर्दों के ज़रिए किए जाने वाले काम को करने के लिए ख्वातीन को आगे आना पड़ा। ख्वातीन के लिए हक राय ही मतलब करने वालों के ज़रिए तमाम औरतों के लिए राय देने के हक़ का मुतालबा किया जाने लगा, यानी कि औरतों के वोट डालने के हक़ का मुतालबा किया जाने लगा। इसी वजह से बहुत से ख्वातीनों को कैद किया गया। अमेरिका में ख्वातीनों को 1920 में, जबकि इंग्लैंड में 1928 में वोट देने का हक़ हासिल हो गया था। सवाल नंबर 5 को ध्यान से सुनेंगे। गांधी जी शिद्दत के साथ ये मानते थे कि हिंदुस्तान के हर बालिग को वोट देने का हक़ दिया जाना चाहिए, ताहम बहुत से लोग उनके ख़यालात से मुत्तफ़िक़ नहीं थे, यानी कि उनके ख़याल को ज़रूरी नहीं मानते थे। इन लोगों का मानना है कि अनपढ़ लोगों को जो ज़्यादा गरीब हैं वोट का हक़ नहीं देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका ख़याल है कि ये इम्तियाज़ी यानी कि भेदभाव वाले सलूक की एक शक्ल होगी? अपने ख़याल की तायीद में 5 बातों को पेश करना है। समझ में आए? गांधी जी तो वोट देने का हक़ ज़रूरी मानते थे हर बालिग इंसान के लिए, मगर कुछ लोग इसे गलत मानते थे कि गरीब लोगों को वोट देने का हक़ नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो है एक इम्तियाज़ी कंडीशन की शक्ल होगी। अपनी राय को 5 पॉइंट्स में आपको यहाँ पर बताना है। तो जवाब को ध्यान से समझेंगे। गांधी जी के ख़यालात के बरक्स सोचना बिल्कुल बेबुनियाद है। हम सभी का ये फ़र्ज़ है कि अपने आसपास में नाख्वानदा लोगों को ख्वानदा बनाए, यानी कि अनपढ़ लोगों को पढ़ा लिखा बनाए, ताकि हक़ राय दही का मुनासिब इस्तेमाल हो सके। अब आइन में सभी लोगों को बिला तफरीक यानी कि बिला नाइत्तेफाकी के वोट देने का हक़ दिया गया है। किसी भी मज़हब का इंसान वोट दे सकता है। कानून की नज़र में सभी शहरी बराबर हैं, इसलिए इंतखाबात यानी कि चुनाव में उनकी कसरत रहना लाजमी है। इजहार ख़याल की आज़ादी बुनियादी हकूक़ में शामिल है, यानी कि अपने ख़याल को इजहार करने का हक़ बुनियादी हकूक़ में शामिल है। 6 बुनियादी हकूक़ हैं और हक़ राय दही शहरी के अपने ख़यालात हैं, वो किसी को भी वोट दे सकता है। सदर जमहूरिया के इंतखाबात में भी हर एक पार्लियामेंट रुकन को कम से कम 5000 शहरियों के नुमाइंदा समझा जाता है, इसलिए वोटों की गिनती शहरियों को मिलाकर की जाती है। हुकूमत ऐसा इदारा है जो तनूउ यानी कि विविधता, तफरीक और पुराने ख़यालात से अलग है। इस तालीम या दौलत को नहीं बल्कि आम शहरी को इकाई माना जाता है। मुल्क की हुकूमत की इकाई कौन है? तालीम या दौलत नहीं है, पहले अवाम है, क्योंकि अवाम के ज़रिए ही सरकार चुनी जाती है। तो बच्चों यहाँ से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, जमहूरियत क्या है या जमहूरिया क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? वो मुल्क जिसका सरबरा अवाम के ज़रिए चुना जाता है जमहूरियत कहलाता है। हिंदुस्तान के सदर के काम करने की मुद्दत 5 साल होती है। हुकूमत के आज़ा कौन कौन से हैं? इंतज़ामिया, आमला और अदलिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हुकूमत के कितने आज़ा हैं? 3 आज़ा हैं, इंतज़ामिया, आमला और अदलिया। किसी स्टेट या रियासत के आज़ा कौन से हैं? एक मुतअल्लिन जोग्राफियाई इलाका, उसमें रहने वाली आबादी, हुकूमत और ख़ुद मुख्तारी। ठीक, किसी भी रियासत के जो मेन पार्ट हैं वो कौन कौन है? अवाम है, वहाँ का एरिया है, रकबा है, वहाँ पे रहने वाली आबादी है, हुकूमत है, हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है,
اور خود مختاری کا یعنی کہ سیلف ڈیپینڈ ہونا بھی ضروری ہے. تو یاد کر لینا دھیان سے اس کوشچن کو. ریل اور ڈاک محکمات کیا ہیں؟ حکومت کے عوامی سیکٹر کے محکمات ہیں. روس کے ساتھ امن و امان قائم کرنے میں ہماری کون سی سطح کی حکومت حصے داری کرے گی؟ تو کیندری سرکار یعنی کہ مرکزی حکومت سینٹرل گورنمنٹ کرے گی. کسی بھی دیش سے تعلقات بنانے کا سب سے پہلا کام تو مرکزی حکومت کا ہی ہوتا ہے. بنگال کے سرکاری اسکول میں 8ویں جماعت کے بورڈ بنانے کا فیصلہ کون کرے گی؟ بنگال کیا ہے؟ ہندوستان کی اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، تو یہ کام کون کرے گی؟ مغربی بنگال کی ریاستی حکومت کرے گی. اگلا سوال ہے پٹنہ میں بچوں کے لیے ایک پارک بنانے کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو پٹنہ ہندوستان کی ریاست ہے، تو ریاستی سرکار ریاستی حکومت کرے گی. کسی گاؤں میں مخصوص مقام پر تالاب بنانے کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہاں کی مقامی حکومت کرے گی. ملک کی کرنسی کے فیصلے حکومت کی کون سی سطح پر کیے جائیں گے؟ کرنسی یعنی کہ پیسے کا لین دین، تو یہ تو مرکزی حکومت ہی کرے گی، سینٹرل گورنمنٹ ہی کرے گی. پارلیمانی حکومت کیا ہے؟ ایسی حکومت جس میں تمام تر مجموعی ذمہ داریاں وزیر اعظم اور مجلس کے وزراء کے پاس ہوتی ہیں، پارلیمانی حکومت کہلاتی ہے. ایک حکومت کو خود مختار حکومت کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حکومت بغیر کسی غیر ملکی دخل اندازی کے اپنے معاملات پر آزادانہ پالیسیاں بنائیں گے تو حکومت کو خود مختار حکومت کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی دباؤ وغیرہ نہیں ہے. دفاعی فہرست میں شامل 5 موضوعات کون کون سے ہیں؟ تو ریلوے، ڈاک اور تار، خارجہ معاملات، فوجی دستے اور تعلیم. پارلیمنٹ کیا ہے؟ ہمارے ملک کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے. ٹھیک، پارلیمنٹ کیا ہے؟ ہمارے ملک کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے. پارلیمنٹ کے دیوان کے نام بتانے ہیں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا. کسی بل کو قانون کی شکل دینے کے لیے کس کے دستخط ضروری ہوتے ہیں؟ یعنی کہ کسی بھی قانون کو لاگو کرنے کے لیے کس کے دستاویز ضروری ہوتے ہیں؟ تو صدر جمہوریہ کے دستخط. کسی جمہوری حکومت کے اعضاء کے نام بتانے ہیں. جمہوری حکومت کی یعنی کہ ڈیموکریسی والی حکومت کا صدر جمہوریہ کا ہونا، پارلیمنٹ کا، وزیر اعظم کا اور سپریم کورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. صوبائی حکومت کے اعضاء کے نام بتانے ہیں. ضلع پریشد، کلکٹر، سیشن عدالت. ہندوستانی دفاع کا سب سے بڑا سربراہ کون ہے؟ تو ہندوستان کا صدر جمہوریہ. انتخابی حلقے سے کیا مراد ہے؟ ایک ضلع کا وہ علاقہ جہاں سے پارلیمانی رکن منتخب کر کے مرکزی حکومت میں بھیجتے ہیں. انتخابی حلقے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی ضلع کا وہ علاقہ جہاں سے پارلیمانی رکن یعنی کہ ممبر چن کر منتخب کر کے مرکزی حکومت میں بھیجتے ہیں. صوبے کی اسمبلی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مرکز میں پارلیمنٹ کی طرح ہی ریاستی فہرست کے موضوعات پر قانون بنانے والی انتظامیہ ریاستی اسمبلی کہلاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ مرکز میں پارلیمنٹ کی طرح یعنی کہ سینٹرل میں پارلیمنٹ کی طرح ہی ریاستی یعنی کہ اسٹیٹ کے طور پر اسٹیٹ فہرست کے موضوعات پر قانون بنانے والی جو کمیونٹی ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، انتظامیہ ریاستی اسمبلی کہلاتی ہے. شہنشاہت کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ یعنی کہ بادشاہت، جہاں پہ راجہ تانا شاہی کرتا ہے. ایسا حکومتی نظام جس میں بادشاہ یا ملکہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں تانا شاہ یا شہنشاہی حکومت کہلاتی ہے، یعنی اس میں عوام کی کوئی بھاگیداری نہیں ہوتی ہے. امپورٹنٹ کوشچن ہے، ایک فرد ایک ووٹ پر مختصر نوٹ لکھنا ہے. ایک فرد ایک ووٹ مساوات کے خیال پر یعنی کہ برابری کے خیال پر مبنی ہے. ذات پات، طبقہ، جنس یا مذہب، جنس یعنی کہ مرد عورت یا مذہب کے تفریق کے بغیر سبھی شہریوں کو سیاسی حقوق دیے گئے ہیں، جن میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی شامل ہے. سماج میں ہر فرد کو جو کہ بالغ ہے ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے، جو کہ 18 سال سے اوپر ہے. تو بچوں یہاں پر میں نے آپ کو پورا چیپٹر اچھے سے سمجھا دیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا